हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड गाइस, यहाँ पर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री से होंगे। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री तो सभी एग्जाम्स में ही पूछी जाती है, और अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स निकाल दो तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, जोग्राफी एंड साइंस साइंस को आप डिवाइड कर लो फर्दर 3 पार्ट्स में: बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, ये सिलेबस को आप थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ठीक है जी, जैसे एसएससी का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, रेलवे का टारगेट कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस का टारगेट कर रहे हो, जहां पर भी आप रहते हो, या स्टेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम काफ़ी फेमस एग्जाम है, और दरोगा बोले तो पुलिस का एग्जाम है, जैसे हरियाणा में रिसेंटली चल रहे हैं, ग्राम सचिव का होने वाला है। ऐसे ही बिहार, यूपी में आप लोग देख रहे हो एग्जाम्स अभी के लिए होने की आशंका है। ठीक है जी, बीपीएससी का तो खैर नोटिफिकेशन निकल ही चुका है, और पंजाब में अभी रिसेंटली एग्जाम्स हमें देखने को मिले। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर एग्जाम्स चलते रहते हैं, चाहे वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी राजस्थान में भी एग्जाम हुआ था। तो इन एग्जाम्स को देखते हुए अगर आप देखो, जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हिस्ट्री सेम है, पॉलिटी सेम है, इको सेम है, ज्योग्राफी सेम है, इवन साइंस भी सेम है। अगर हम अच्छे लेवल का प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने एग्जाम को बहुत ही इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चन से आप लोगों को बेनिफिट होगा क्या? देखिए, ये ऑलरेडी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा चुके हैं। अब गांधी जी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन को देखें तो उसको देखते हुए हम अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। और आप यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, जैसे स्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नेशनल पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट से क्वेश्चन आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये तो खैर बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डेली डोज। जैसे ये डेली डोज क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ऐसी आपको डेली डोज के नाम की एक सीरीज़ मिलेगी, और इस प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिएगा। इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है जी। और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है जी, पॉलिटी वाले सर ने पॉलिटी काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। हालांकि पॉलिटी के सेशंस आपको कंप्लीट नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन 80% सिलेबस कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी मैंने ही डिस्कस किया है। और ज्योग्राफी में वो सेशन मैंने कवर किए हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, यहाँ पर इतना सब कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, उनको देखिए, और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब देखिए, ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ऑलमोस्ट 1000 के आसपास वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ईपीएफओ में हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आया है तो सेम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकता है। मान लो कि गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफओ में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लो किसी इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो आपके एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन सीरीज को आप विजिट कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रिपेयर कीजिए। ठीक है जी। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक वेटेज रहेगा एग्जाम निकालने के लिए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी साल्ट सत्याग्रह। अब देखिए, ये क्वेश्चन को हम फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। साल्ट सत्याग्रह क्यों लॉन्च करा गया था? 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी। ठीक है जी। अब ये डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी वो नेहरू रिपोर्ट, वो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, इसको मानने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस हिंट को आपने याद रखना है, और देन यहाँ पर आपने सभी की सभी ऑप्शंस देखने हैं। रिपील ऑफ साल्ट लॉ, बी है curtailment ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, सी है इकोनॉमिकल रिलीफ टू द कॉमन पीपल, एंड डी है पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। और ई ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ऐसे ऑप्शंस क्या होते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है जी। अगर ये ऑप्शन ना हो तो हम इन चारों में से देखेंगे और एक ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन ये ऑप्शन की वजह से हमें सभी ऑप्शंस को अच्छे से देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि एक से ज़्यादा तो नहीं ठीक हो जाएंगे। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस हिंट के बाद तो ये क्वेश्चन
लगाना आप लोगों के लिए वैसे ही ईजी हो गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई। ठीक है जी। अब समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या था। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी डोमिनियन स्टेटस की। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और यहाँ पर इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था ब्रिटेन ने। ठीक है जी। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था लाहौर में। ठीक है जी। और इस लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया, एक रेजोल्यूशन लिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज तो यहाँ पर डिमांड करी जा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और आपको याद आ रहा होगा 1930 में 26 जनवरी को फर्स्ट टाइम हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश का तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अब बात करी जा रही है पूर्ण स्वराज की। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, आधी अधूरी आज़ादी। इंटरनली हम लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। हम लोग चाहते थे कि इंटरनली हम फ्री रहें और एक्सटर्नली ब्रिटेन हम पर रूल करता रहे, जैसे कनाडा और साउथ अफ्रीका में उस समय चल रहा था, और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिलता है। इंटरनली फ्री हैं लेकिन एक्सटर्नली कहीं ना कहीं ब्रिटेन यहाँ पर रूल करता है। ठीक है जी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर जो सिनेरियो हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, यहाँ पर साल्ट लॉ के ऊपर ये चाहते थे कि इसको हटाना। अब गांधी जी को लगता था कि हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ब्रिटेन की गवर्नमेंट हिल जाए, और उसके लिए बेस्ट क्या है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है जी। मतलब जो ब्रिटेन के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है जी। अब ये पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, और साल्ट के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा था। मतलब हमारे देश का साल्ट और उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा ये तो बहुत ही गलत है, इसके ऊपर हम रिवोल्ट करते हैं और एक तरह से आंदोलन करते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जैसे गांधी जी करते थे। ठीक है जी। और मेन एम यही था कि हम लोगों ने साल्ट पर कोई ऐसा टैक्स नहीं देना। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें, इसके ऊपर हमें सक्सेस तो मिली, लेकिन पार्शली सक्सेस मिली। ब्रिटेन ने कहा कि देखो, अगर कोई भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है साल्ट की तो वो टैक्स नहीं देगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट में बेच रहे हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इसमें हम लोगों को सक्सेस मिली थी। और उसके बाद कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, ऑब्वियसली यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पावर है उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था। अब ये जो सी है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंटल अगर सोचें तो सी ऑप्शन भी सही है, इकोनॉमिकल रिलीफ टू द कॉमन पीपल। ऑब्वियसली अगर देखो टैक्स के ऊपर कहीं ना कहीं बात चल रही है तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन डी तो वैसे सही है ही। पूर्ण स्वराज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और साथ साथ हमने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करी थी, और ये मेन एम था गांधी जी का, जो साल्ट सत्याग्रह लॉन्च करा गया था। और ये लॉन्च कब करा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30, सॉरी 12 मार्च, 30 मार्च नहीं, 12 मार्च 1930। और ये कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता दूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑलरेडी हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। और देखिए ये क्रैश कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट रहेगा। देखिए कभी भी अगर हम तैयारी करते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो हम लोगों को चाहिए होता है बिल्कुल ऐसा कंटेंट जो हम लोगों का पेपर क्लियर करवा दे। ठीक है जी। अब देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, कभी भी कोई भी पेपर फिल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक की सिचुएशन में हम लोग इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और देन हम लोगों को समझ नहीं आता अल्टीमेटली, तो हम लोग वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। देखिए बीपीएससी की जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। 65th बीपीएससी का भी रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा ही होगा कितना सही रिजल्ट रहा। और जो टॉपर्स होते हैं उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उनको देखकर हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी फील करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमें भी यहाँ पर होना चाहिए। अब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है उसमें हम लोग किस तरह से सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, तो आप एक आइडिया ले सकते हो। हमारे चैनल पर जितने भी अभी तक वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से अंशुमन सर ने कवर किया है, एंड अभय सर ने पॉलिटी कवर किया है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस लेवल का आप लोगों को क्रैश कोर्स में करवाया जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बोल चुका हूँ, जब मैंने ज्योग्राफी का डेली डोज डिस्कस किया था, कि कंटेंट में कभी भी स्लीपी क्लासेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और अभी के लिए फीस भी बहुत ही कम रखी है, 2,999।
अब देखिए 2999 में अगर आपको बीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस मिल जाए और जिसे आपको आपका पेपर निकालना बहुत ही आसान हो जाए, 90% आपका पेपर निकालना आसान हो जाए, क्योंकि 10% तो देखो आपको मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही रहे हैं यूट्यूब पर। और जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 1000 के आसपास, वो क्वेश्चंस भी आप लगाओगे और उन सेशंस को भी देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक वेटेज तो रहेगा और बीपीएससी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्रैश कोर्स से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और ऑलमोस्ट जब मैं इसको चेक कर रहा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चेक किए, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पर ही बच्चा गलती करता है। ठीक है जी। अब देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एस्टैब्लिश करी गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, बी है केटी तैलांग, एंड सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, एंड डी है तायब जी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो एसोसिएशन है इसको एस्टैब्लिश करा गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, केटी तैलांग, तायब जी। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर देखिए, डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर सभी की सभी में पार्टिसिपेट किया था, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है जी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम समझे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट मीटिंग को तो अटेंड करा ही नहीं गया था। अब फर्स्ट मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करी गई थी? क्योंकि इस समय चल रहा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के चलते हुए जो ब्रिटेन है उन्होंने हमारे सारे के सारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया था। अब इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी नाराज़ थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लग रहा था कि ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहे। अल्टीमेटली यहाँ पर एक टसल चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है जी। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है जी। और ये कब हुई थी? 12 नवंबर 1930। अब उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। अब गांधी इरविन समझौता में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी नेशनल लीडर्स थे उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इरविन साहब कहते हैं कि जो लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे गांधी इरविन समझौता। ठीक है जी। इन फ्यूचर हम एक एक टॉपिक के ऊपर सेशंस लेकर आएंगे जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से कमांड कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने गांधी इरविन समझौता समझाया, जिन्नास 14 पॉइंट समझाया, उससे होता क्या अल्टीमेटली कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर समझिए कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी सेकंड वाली, इसमें गांधी इरविन समझौता में ये बात भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो गई। इरविन ने ये कहा गांधी जी को कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है और मीटिंग में डिसाइड करा जाता है कि महात्मा गांधी जी ही सिर्फ जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। अब यहाँ पर जैसे ही गांधी जी पहुंचते हैं तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती है दलित्स के लिए, और जिसको हम कॉमनल अवार्ड भी कहते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? जैसे 1906 में मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उन्होंने डिमांड करी थी, और 1909 में जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट करेंगे। आज का जो रिजर्वेशन है वो बहुत अलग है। रिजर्वेशन में मान लो कोई पर्सन अगर खड़ा होता है, चाहे वो मुस्लिम ही हो, उसको वोट देते हैं, हिंदू भी देते हैं, हर कम्युनिटी के उसको वोट देते हैं। लेकिन उस समय क्या था? मुस्लिम ही मुस्लिम्स को वोट देंगे, और ये धीरे धीरे ब्रिटेन ने सबको दे दिया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंदूज को ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया था। तो ब्रिटेन को लगा था कि बांटो और राज करोगा, जो हमारा एक फॉर्मूला है उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं और हिंदूज को भी हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं, दलित वर्सेस नॉन दलित। ठीक है। अब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था दलित्स को, और इसके एंगेस्ट में थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को लगा कि अगर हिंदू ही
डिवाइड हो जाएंगे तो फिर देश का हम करेंगे क्या, मतलब देश को हम किस तरह से आज़ाद करवाएंगे। तो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा नाराज होकर, इस बात से डिसपॉइंट होकर इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया जैसे ही वापस आते हैं, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पता था कि ये बंदा जैसे ही उतरेगा वैसे ही बवाल करेगा, और गांधी जी का तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था ही, तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी को लगता है कि ये सारी की सारी जो डिमांड कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर साहब। तो बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता भी होता है, पूना पैक्ट। पहले तो बी आर अम्बेडकर जी मानते ही नहीं है, फिर काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर इनको मनाने के लिए जाते हैं। उसके बाद समझौता होता है पूना पैक्ट, और बी आर अम्बेडकर जी कॉमनल अवार्ड में जो दलित सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी जा रही थी, उसकी जीत को यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं। और गांधी जी यहाँ पर प्रण लेते हैं कि दलित समुदाय को हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बैलेंस्ड करेंगे, मतलब एक मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल, जैसे हम जनरल कैटेगरी हैं और जो अदर कैटेगरीज हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। और यहीं से ही एक समाज की नींव रखी जाती है, जिसको हम हरिजन समाज कहते हैं। और गांधी जी का मेन यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है कि दलित समुदाय का अपलिफ्टमेंट करना। ठीक है जी, 1932 में हरिजन समाज की नींव रखी गई थी, एंड फर्दर गांधी जी ने इसको लेकर बहुत सारे वर्क किए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी मीटिंग को अटेंड किया था, सिर्फ सेकंड। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर वाज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1914 इन लंदन बाय। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिए, मदन लाल ढींगड़ा, बी है एमपीटी आचार्य, सी है वी डी सावरकर, एंड डी है उधम सिंह जी, एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इसके ऑप्शन बताते बताते इसको मार्क भी कर लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, उधम सिंह। अब यहाँ पर समझते हैं हुआ क्या था। देखिए 1915 में जब वर्ल्ड वार वन चल रहा था, तो उस समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक एक्ट पास करा। ठीक है, इस एक्ट में क्या था कि इंडिया में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करना था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसको याद रखना। ठीक है जी। अब 1915 में ये जो एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये 6 महीने के लिए लाया गया था। फिर फर्दर इसको ये आगे आगे बढ़ाते रहते थे। इनको लग रहा था कि अभी वर्ल्ड वार वन चल रहा है और इंडिया में ऐसा अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती रही तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और अल्टीमेटली हम लोग इनको सप्रेस्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि अब ऐसा है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा था, हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनेंस स्टेटस के चलते हुए यहाँ पर विद्रोह हो सकते हैं, तो बेटर ये है कि कोई ना कोई ऐसा एक्ट पास करते हैं जिस एक्ट के जरिए हम इनकी आवाज़ को दबा सकें। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। ठीक है, रॉलेट एक्ट जैसे ही पास करा, तो उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या, अब पहले तो हम रॉलेट एक्ट ही समझ लेते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई भी पर्सन, लेटर से मान लो कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता हुआ पाया गया, ठीक है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसको जेल में बंद कर देती थी 2 साल के लिए। ना तो यहाँ अपील चलती थी, ना ही दलील चलती थी, ना ही वकील चलता था, सिर्फ और सिर्फ मान लो जलील होते थे यहाँ पर, जो भी पर्सन को अंदर डाला जाता था। इन शॉर्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, अब रोलेट एक्ट जैसे ही पास हुआ तो पूरे देश में इसके खिलाफ विद्रोह हुए और हाई टाइटल छोड़ दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने, खैर वो तो जलियांवाला बाग मास्कर के बाद छोड़ा था, और महात्मा गांधी जी ने भी। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध हमें देखने को मिला, और जगह जगह पे ना लोग इकट्ठे होने लगे कि इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन करना है। ऐसे ही पंजाब में पंजाबियों का त्योहार होता है, आपको बताइए, बैसाखी का 13 अप्रैल है ना। अब सभी के सभी पंजाबी जो हैं वो अपने इस फेस्टिवल को मनाने के लिए जलियांवाला बाग घूमने जाते हैं, और यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही होती है साइड में, है ना। अब आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। इनको पता ही नहीं ऐसा यहाँ पर मीटिंग चल रही है या यहाँ पर हम लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या एग्जैक्टली, एक पर्सन जाकर जनरल डायर को बताता है कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जलियांवाले बाग में। ठीक है जी। जनरल डायर पहुंच जाता है अपनी पूरी फोर्स के साथ, और बिना कुछ सोचे समझे पूरे के पूरे पार्क को चारों ओर से घेर कर गोली चलाने का हुक्म दे देता है। मतलब यहाँ पर अब जब ये गोली चलाने का हुक्म देता है, तो उस समय काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब ब्रिटिश ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 371 लोगों की डेथ होती है, लेकिन ये जो टोल है, डेथ टोल, ये काफ़ी ज़्यादा था, 1300 1400, लेकिन कई बुक्स और कई न्यूज़पेपर तो क्लेम करते हैं ये 3000 4000 के नियर अबाउट था। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मास किलिंग हमें देखने को मिली थी जनरल डायर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और उसके बाद कमीशन भी बैठाया गया, उस कमीशन में इंडियन भी थे। लेकिन आपको बताइए ब्रिटेन की गवर्नमेंट अगर यहाँ पर रूल कर रही है तो क्या ही होगा, अल्टीमेटली जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी। जब क्लीन चिट दे दी तो ये वापस ब्रिटेन चला गया। अब ब्रिटेन गया तो इस पूरे के पूरे जलियांवाले बाग मास्केर का बदला लिया गया था उधम सिंह जी के द्वारा 21 साल के बाद, ठीक है जी। और इनको जोड़ा जाता है गदर मूवमेंट से। एंड साथ साथ जब उधम सिंह जी ने बदला लिया था बहुत ही सिस्टमेटिकली मैनर में, एक किताब में बंदूक को हाइड किया। देन यहाँ पर एक हॉल है, कार्टेक्स हॉल नहीं सॉरी कैक्सटोन हॉल, यहाँ पर स्पीच दे रहे थे जनरल डायर और इनको गोलियां चलाकर भून दिया, मतलब इनको मार दिया। और उधम सिंह ने उसके बाद अपना नाम बताया, राम बहादुर सिंह आजाद, ठीक है जी। अगर मैं गलत ना हो तो एग्जैक्टली राम से रिप्रेजेंट होते थे हिंदू, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो बहादुर नहीं आएगा, सॉरी मोहम्मद आएगा, मोहम्मद। मोहम्मद से रिप्रेजेंट इस्लाम। एंड सिंह से आपको बताइए सिखिज्म। एंड आज़ाद बोले तो हमारा देश क्या है, आज़ाद है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और उसके बाद इन्होंने अपना जो यहाँ पर जनरल डायर को मारा गया था उसके बाद कबूलनामा कर लिया और देन यहाँ पर इनको फांसी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रीवियस जो बीपीएससी था इसके क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस करूंगा, 66 पीवीएस बीपीएससी के, और इनके मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जो लास्ट बीपीएससी हुआ था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझिए, यूरोपियन पेंटिंग्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आपको आंसर लग रहा होगा ना वो मोस्ट प्रोबली आपको हुमायूं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या है, अकबर। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या, 1498 में आपको पता है यूरोपियन कंपनीज का आगमन यहाँ पर शुरू हो गया था। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो क्रैश कोर्स में हमारा थर्ड सेशन रहेगा, ठीक है। और आप मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे सेशन देख भी सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आपको प्लेलिस्ट में वो सेशन देखने को मिल जाएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही पुर्तगीज का आगमन हुआ तो पुर्तगीज चाहते थे कि क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्वर्जन करवा दें, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, जो पुर्तगीज हैं वो 1579 में एक यहाँ पर प्लान करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजते हैं मुगल कोर्ट में, और एक तरह से इनका मेनली एम होता है कि अकबर को कन्वर्ट करवाना क्रिश्चियन धर्म में। और काफ़ी सारे यहाँ पर मिशन लॉन्च करे जाते हैं पुर्तगीज के द्वारा। और उसी ड्यूरेशन में 1580s में एक बुक है और इस बुक को आप बाइबल के नाम से कंसिडर कर लो। इस बुक में कहीं ना कहीं मेंशन है कि जो अकबर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यूरोपियन पेंटिंग से। तो इसका क्वेश्चन इसी वजह से क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अगर हम वैसे देखें तो जो मुगल अम्पायर हैं उनके समय में मतलब हुमायूं से ही स्टार्ट हो गया था पेंटिंग का जो एक तरह से ट्रेंड है। टेल्स ऑफ पैरेट की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस थी हुमायूं के समय में, जिसको हम तूतीनामा भी कहते हैं। और हुमायूं के समय में जो पेंटर्स हैं वो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मीर सैयद अली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हुमायूं के समय में पेंटर थे काफ़ी फेमस, मीर सैयद अली एंड अवध उस समाद। और अकबर के समय में तो बहुत सारे हमें हिंदू पेंटर भी देखने को मिले। अब डे बाय डे अगर हम देखें, जैसे हमने ये ट्रिक कंसिडर करते हैं हमेशा, बादशाह हुमायूं के बाद जो ट्रेंड था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अकबर के समय में ट्रेंड इंक्रीज हुआ। जहांगीर के समय में पेंटिंग का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जेनिथ पे था, मतलब टॉप पे था, इसके टाइम में सबसे ज़्यादा पेंटिंग का रिवाज आया था, ऐसे समझ लो। देन शाहजहां ने भी कंटिन्यू करा ये पेंटिंग का, लेकिन औरंगजेब में कहीं ना कहीं हम देखते हैं पेंटिंग, डांस, म्यूजिक ये सब बंद कर दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। और अकबर के समय में जो हिंदू पेंटर्स थे उनका नाम था दसवंत, मुकुंद, एक जगन और एक पर्सन और था जिसका नाम था बासवन। तो ये कुछ पेंटर हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा। चलिए आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इन केस अगर आपका डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थर्सडे को मिलेंगे ज्योग्राफी के सेशन के साथ, नहीं सॉरी फ्राइडे को, ठीक है। और चलिए बाय बाय, टेक केयर।